एक्यूरेसी। तो मैथ्स में तो तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका मन नहीं कर रहा, आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मैथ्स में कोई टॉपिक पसंद नहीं है, तीन सब्जेक्ट तो मैंने ना के बराबर छू रखे हैं। फर्स्ट लाइन जब मैंने क्लियर करा था मेरा 360 आए थे। रिटन में स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है, जरा ये बताना है। जो बच्चा रिटन की तैयारी कर रहा है उसको 90% ऑफ द टाइम तो रिटन पे देना चाहिए। इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। तो मेडिकल का क्या सीन है रिकमेंडेशन? मेरी दादी की एंजियोप्लास्टी हुई थी। इनफैक्ट मेरे बैच से 15 बच्चे रिकमेंड हुए हैं और उसमें से एक ही बंदा था जिसके फादर आर्मी में थे। हर चीज़ में हाई नहीं हो सकता भाई, आपको फौज में जाना है, आप जेई के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो। पेरेंट्स शेप करते हैं आपको मोल्ड करते हैं। कि मैंने 2 साल से इंस्टाग्राम बंद करा हुआ है अपना कि यार मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पढ़ूंगा। जो एवरीवन, आज आपको मिलाने वाला हूं मैं एक अपने जिगर के बहुत प्यारे छल्ले से जिसका नाम है आदित्य। और जैसे कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो से ही कि आज आपको उसकी कहानी सुनने वाली है। लिटरली टेल यू एवरीथिंग। भाई साहब बहुत फनी किस्से भी मिलने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग्स भी होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो भाई देखो, तुम मुझे तो रोज सुनते हो, आज इस समय है आदित्य का। सो आदित्य, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अब ये कांग्रेचुलेशन मैंने क्यों दिया है जरा बच्चों को बताइए। So greetings of the day to everyone. My name is Atta Gwari and I got recommended from 32 SSB Jalandhar on 29 July. I am also army fit and I scored an all India rank of 327 in the merit. ओके, सो जैसा कि आपने सुन लिया भाई साहब, पहली चीज़ तो यार जो खुशी मुझे हो रही है वो अलग ही है ना। और 2-2.5 साल से हम लोगों का एक रिलेशन रहा है। वो अलग बात है कि फ़ोन पे रहा है, आज फाइनली इन पर्सन मुलाकात हो पा रही है। पर जैसा कि आप लोग कहते हो ना कि बीबी यार आप फैट कैसे है, कैसे ना हो, जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी अच्छी सी गुड न्यूज़ सुनाते हैं तो इनकी खुशी से ऐसा हो जाता है ना। तो यार मैं तो आज बहुत 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 एक्साइटेड हूँ और एमजीए से पार्टी भी अपने लोग कर चुके हैं, है ना। आज ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग की, बिकॉज इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप में से बहुत लोग होंगे जिसकी जर्नी कुछ ऐसी ही होगी जैसी इसकी जा रही है, जैसी इसकी गई थी। तो जो आपका सपना है वो यहाँ पे हकीकत है। तो अब आदित्य से पूछते हैं। तो आदित्य, सबसे पहले ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था और क्या जो रिकमेंड हुए? तो पहला था, दूसरा था, क्या था ये? तो सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहले तो अटेम्प्ट में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई रिटन। इन माई 3rd अटेम्प्ट आई क्लियर द रिटन। वो NDA 2024 था, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम 11 SSB इलाहाबाद। बट NDA 125 विच वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, उसमें आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 32 SSB जलंधर। ओके ओके ओके। और इस पूरी जर्नी में एमजीएस कब से तुम्हारे साथ आया था? सर मेरे 2nd अटेम्प्ट से। सेकंड अटेम्प्ट से। फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ आई हैव बीन विद MJS। तो 2 साल हो गए हम लोगों के साथ में हुए। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप हम लोग का हो गया। ओके, तो अच्छा आप लोगों को बताओ, ऑनलाइन हम लोग का रहा है पर ये मोर देन ऑफलाइन रहा है। जितना लोगों में ऑफलाइन में नहीं होता उतना हम लोग का ऑनलाइन है। हम लोग की लंबी लंबी व्हाट्सएप चैट हुई है, बातें हुई हैं, कॉल्स हुई है ना, मेल हुए हैं। इसके बारे में अभी वीडियो में आप जानोगे कुछ देर बाद, है ना। ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं। अब 2 बार तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तीसरी बार क्वालिफाई किए, चौथी बार क्वालिफाई किए। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्या था, क्या गलतियां की थी और क्या तुमने सुधारा? सर आई थिंक पहले तो अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली मेरी गैट की कट ऑफ हमेशा क्लियर हो रही थी। मैथ्स वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी, नॉट दैट कि मेरी मैथ्स खराब थी, स्कूल में बहुत अच्छी मैथ्स थी मेरी। दी ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने 3rd अटेम्प्ट से व्हाट आई डिड वॉज कि PYQs में फोकस करा, ज़्यादा मॉक्स में फोकस करा। एंड मैंने क्या करा कि क्वेश्चंस लिमिटेड करे। अगर मैं 40 कर रहा हूँ तो मेरा एम है कि भाई मैं 38 सही करूँ, 35 सही करूँ। सो मेरी ये स्ट्रैटेजी रही। मैंने जब पहली बार रिटन क्लियर करा, मैं 57 क्वेश्चंस करे थे जिसमें से 53 सही थे मेरे। ओके ओके। एंड जो मेरा अभी लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने 60 करे, इसमें से 53 सही थे अगेन। सो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड द सेम गोज फॉर गैट। तो क्वेश्चंस ओवर नहीं करने, अपने वाले ढूंढो, अपने वाले करो। AVQ अपने वाले क्वेश्चन। तो देखो यार, सिंपल सी दो शब्दों में आंसर है। एक है एक्यूरेसी, दूसरा है AVQ, यानी अपने वाले क्वेश्चन ढूंढिए और जितना आता है उतना ही करिए, जो तुम लोग को मैं बता के पगला चुका हूँ, फिर भी तुम सुनते नहीं हो मेरी बात। तो एक चीज़, जितने भी बच्चे यहाँ एनडी तैयारी करने वाले, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ दिमाग में डाल लो जो तुम्हारे भैया ने मुझे बताया, तुम्हारे सीनियर ने, तुम्हारे क्या अपने वाले क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल। और कंसिस्टेंटली सही, आपका एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, यानी 90% प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितने करो सही करो, फेयर इनफ, ठीक है। तो अब रिटर्न, बिकॉज तुमने 2 बार क्वालिफाई किया है तो ये मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें रिटर्न डिकोड तुमने कर लिया कि रिटर्न कैसे क्वालिफाई करते। सो जो बच्चा तैयारी कर रहा है रिटर्न की, उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे, कैसे करना चाहिए उसको? स्पेसिफिकली अगर मैं पहले मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तो 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपके PYQs तो मेरे हिसाब से क्रक्स है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, चाहे आप CBSE के ही दे रहे हो। बट लेट्स टॉक अबाउट NDA। तो NDA में PYQ इज द क्रक्स। आप जितने PYQ लगा सको उतने PYQs लगाओ। प्रेफरेबली आई वुड से अराउंड, अगर आप 8 से 10 साल की PYQs लगा सकते हो उसे लगाओ। तो लेट्स से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, आधा घंटा थ्योरी, 1 घंटा PYQs। देन जहाँ आपके 2-3 महीने रह गए पेपर के लिए,
कम्स मॉक टेस्ट। नाउ मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि आप अपनी कोचिंग वाले ही कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट PYQs पेपर उठा सकते हो, उन पूरे पेपर को ही आप एज अ मॉक टेस्ट कर सकते हो, यूपीएससी के आंसर की आप उसे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो आई थिंक ये दो चीज़ें जो होती है, वो चीज़ें आपको बहुत कॉन्फिडेंस ला देंगे आपके अंदर कि अगर मैं मैथ्स के या फिर गैट के NDA के PYQs में इतना अच्छा स्कोर ला रहा हूँ या मेरा एक पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है कंसिस्टेंटली, सो देन आई एम डैम श्योर क्या रिटर्न भी मेरा क्लियर होगा। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड मॉक की बहुत इंपॉर्टेंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। कई बार बच्चे गलत फहमी में क्या रहते हैं कि ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना है, कुछ नया आएगा। बॉस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, वो यूपीएससी खत्म हो गए, वो रियल में हो गए, बिकॉज उससे आप आइडिया लगा पाते हो। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द हार्ट एंड सोल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही चीज इसने भी किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेट इनफ। अच्छा ओके, तो अच्छा MJS में द्वारा क्या रहा, कैसा रहा पूरा आपने 2 साल का जर्नी जो रही, उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करो, बताओ। तो सबसे पहली बात तो मुझे MJS से एक फ्रेंड ने रिकमेंड करा था, और वो बंदा सिर्फ आपसे यूट्यूब से पढ़ के उसने रिटर्न क्लियर करा था। तो उसने मुझे बोला कि भाई उनका एक उस टाइम ऑफर भी चल रहा था कि अगर आप रिटर्न क्लियर करोगे हम 1500 रुपये वापस दे देंगे। तो मैंने कहा बढ़िया है, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब से आपका लेक्चर देखा था, एंड मुझे अभी तक कहता है मैंने स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर देखा था सबसे पहले आप ऊपर आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स का 2 वीडियो देखने के बाद ही आई वाज लाइक कि यार ये सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपका बैच लिया, मैंने आपकी गैट की टीम देखी, वो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने तब टोटली अपने जो 3 अटेम्प्ट थे वो MJS के यहाँ से करे। और अगर मैं सबसे पहले MJS के टीचर्स की बात करूँ, अगेन मुझे पैसे नहीं दे रहे सर, पहले वो वेरीफाई करना चाहता हूँ। बोल दो पैसे नहीं दे रहे सर ने। देखो यार, यहाँ पे जो ये जेल MJS कर रहा है, ये जो MJS है ना, यहाँ सब रॉ और अनफिल्टर्ड रहता है, ठीक है। तो जो मैंने इसको वही बोला, तो जो मन में आप बोलो, जो सच है वो बोलो। सबसे पहली बात जो सबसे बड़े रेगुलर टीचर्स के बारे में, वो 2 चीज़ें हैं। पहला बात उनका ह्यूमर, कि हर टीचर आपको बड़े हंसी मजाक से पढ़ाता है। एंड होता क्या है ना कि कितनी बार आपका मन नहीं कर रहा, आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मैथ्स में कोई टॉपिक पसंद नहीं है, लेकिन आपको जब टीचर पता है कि यार ये तो हंसी मजाक के साथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का ना एक वो होता है ना, एक बॉन्ड बन जाता है टीचर के साथ। मन करता है कि हाँ यार चलो कुछ नहीं होता, टॉपिक मन नहीं करता लेकिन फिर भी पढ़ूंगा, जोक मारेंगे सर। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इट कैन ऑल्सो बी अ सब्जेक्ट विच वन डज नॉट लाइक। और अगर एक टीचर के अंदर एबिलिटी है कि एक बच्चे को एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लाना जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो आई थिंक एक बहुत अच्छा टीचर है, जो कि MJS में आई थिंक सारे टीचर के अंदर है। नहीं, थैंक यू सो मच। और मेरा देखो, व्हेन यू आर इन रूम डू एज रूम मस्ट डू। आज के समय में बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, पढ़ाई नहीं करने का मन करता। पढ़ाई को लोगों ने पढ़ाई इक्वल टू बोरिंग कर दिया है, बट ये चीज़ ट्रू नहीं है इन केस ऑफ MJS, बिकॉज हमारी फिलोसफी यही है कि बच्चे को मजा आएगी पढ़ने में, और टू द पॉइंट भी होगा, कंटेंट आपका NDA अपडेटेड भी होगा कि NDA रिलेवेंट होना आई चाहिए। थिंक सर आपने ये बात बहुत सही बोली। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको इतना सारा मतलब ओशन पढ़ना है। ट्रू। तो आपको सिर्फ बोलेंगे कि आपको लिमिटेड पढ़ना है, आपको मैथ्स में सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके बाहर नहीं पढ़ना। नाउ ऑब्वियसली क्वेश्चंस बाहर के भी आते हैं थोड़े, बट रादर देन फोकसिंग ऑन देम, मैंने देखा टीचर्स क्या करते हैं कि आपको लिमिटेड पढ़ाएंगे लेकिन उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ाएंगे, जैसे आप बोलते हो सर। हाँ, ये 100 पीछे रूल, कम पढ़ो, पढ़ो ही बार बार पढ़ो, है ना। आपको ही समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, 6 महीने का समय लेटेस्ट एज्यूम बच्चा लेके चल रहा है। अब ये आपकी छोटा सा सॉफ्टवेयर जो दिमाग है ना, उस पर बहुत कुछ आप ग्रैस्प कर लोगे और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो नहीं आ पाएगा। भाई ब्रूस ली की एक कोट है कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मुंह से खतरा नहीं है, तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मुंह से होता है तो तुम्हें 10,000 बार प्रैक्टिस करिए। तो हम अगर कम पढ़ेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, तो वो उसके आए हुए क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो यही चीज़ आप लोग को भी कहता हूँ, बेटा अभी भी समय है, सुधर जाओ और ज़्यादा से अच्छा क्वालिटी पढ़ने की कोशिश करो। ऑब्वियसली हम लोग जितने भी हमारे टीचर हैं, हम लोग एक ही कोशिश करते हैं कि आपको जो NDA लेवल की चीज़ें हैं, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या बताऊँ, आजकल के बच्चे जो हैं, इनका ये होता है कि सब कुछ पढ़ा दीजिए, जो सब कुछ पढ़ा रहा है वो अच्छा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पढ़ाना दुनिया सबसे आसान काम है भाई, जिसको पढ़ाना आता है, और हम में से कोई भी पूरा पढ़ा सकता है, पर वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, बिकॉज एट द एंड एग्जाम आपको देना, हमें नहीं देना। पढ़ाना सबसे आसान काम है भाई, पढ़ा देंगे, पर तुम अटेंशन नहीं कर पाओगे, रोक ही नहीं पाओगे दिमाग को, होल्ड नहीं कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मैंने इकोनॉमिक्स छुई नहीं, पॉलिटी छुई नहीं, करंट अफेयर जो बाबू भैया कराते थे वो करे, और उसमें से फंस भी गए क्वेश्चन। सो 3 सब्जेक्ट्स तो मैंने ना के बराबर छू रखे हैं। अब सोचो, अगर तुम अपना मेन टाइम उसमें दिए होते तो फिर अपना साइंस, इंग्लिश, मैथ्स। अच्छा साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है ज़रा ये तो। गैट में तो मैं ये बोलूँगा कि इंग्लिश एंड साइंस क्रक्स हैं गैट का, एकदम कोर है। क्योंकि इंग्लिश को अगर मैं एक बार साइड रखूँ
अगर मुझे कंपेयर करना हो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स के बीच में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक पीसीबी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ आप हाईली स्कोर कर सकते हो एंड द सिलेबस इज़ रिस्ट्रिक्टेड। आई थिंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में क्या है कि बहुत वास्ट सिलेबस है और आप सब कुछ पढ़ के जाओगे फिर भी यू कांट बी श्योर कि मैं सारे करके आऊँगा। ट्रू। साइंस में आप NCERT 9-10 की अच्छे से लगाओ। ये सुनो ध्यान से मेरी बात। कोचिंग में जा रहे हो, जो आपको वो करवा रहे हैं, वहाँ दो चीज़ करनी है, कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो और NCERT। अगर आप ये दो कर लो सो यू कैन बी श्योर कि 15 में से 35 प्लस तो मैं लगा के ही आऊँगा। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी गुड। साइंस बेटा, एक बात समझने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आउट ऑफ 50 यू कैन एक्चुअली स्कोर 40-45 क्वेश्चन, आउट ऑफ 50 कर सकते हो तुम, पर बाकी ह्यूमैनिटीज़ में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एनीथिंग इन द स्काई इज, ये आपका साइंस आ गया वाला है ना। सोशल साइंस क्या है, कुछ भी पूछ सकता है वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर साइंस में लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश अच्छी थी, अगर आपकी अच्छी तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है, पर जो नहीं कर पाएंगे बेटा उन्हें इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑल्सो करंट अफेयर बच्चे ने अच्छे से पढ़ी थी। अभी अगर मार्क्स की बात करें तो रिटर्न में तुम्हारे पहली बार में कितने आए थे, दूसरे में कितने आए थे? फर्स्ट लाइन जब मैंने क्लियर करा था मेरे 360 आए थे एंड जो मेरे लास्ट टाइम हुआ है 414 आए हैं। अच्छा, रिटर्न में स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है, ज़रा ये बताना इन लोगों को। आई थिंक रिटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बीइंग कि रिटन अपने हाथ में है। SSB में आप कोई सी भी दुनिया की कोचिंग चले जाओ, कितनी भी अच्छी कोचिंग चले जाओ, कोई आपको गारंटी ये नहीं कर सकता कि तुम यहाँ आओ तुम रिकमेंड हो जाओगे। SSB में अगर आपका रिकमेंडेशन ही गारंटीड नहीं है तो आप ये बोल ही नहीं सकते मैं 400 से ऊपर से करूँ। आप टारगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल यू जस्ट परफॉर्म। आप परफॉर्म करोगे, वो अच्छा होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, यू डोंट नो। तो जब रिकमेंडेशन ही नहीं है तो स्कोर कैसे हो सकता है? जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं जिसके रिटन में 440 मार्क्स में है, लेकिन वो SSB में बॉर्डर लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेरिटन हो रहा है, मेरिटन हो रहा है, क्योंकि उसके रिटन में 440 हैं। True. रिटन आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत काम आती है। इवन जैसे अभी NDA गर्ल्स के लिए स्पेशली अगर बात करें, सीट्स बहुत लिमिटेड हो गई हैं, तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिटन में स्कोर अच्छा करो। लड़की के लिए तो मैं बोलूँगा 450 मिनिमम हो गया है। कट ऑफ मान लो उसको। गर्ल्स जितनी भी आप देख रहे हो बेटा, अगर आप NDA प्रिपरेशन कर रहे हो तो 450 इज ये कट ऑफ। ये आप लेके चलो दिमाग में, आप ये लेके नहीं चलोगे 300, 350, 320, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। भगवान से मनाओ कि ना क्वालिफाई हो चलेगा, पर अगर क्वालिफाई हो तो कम से कम 450 प्लस हो, जिससे कि ये रोना बाद में ना हो जो मेरिट का होता है। और इसीलिए अपन MGS का एक स्लोगन है, उस स्लोगन क्या है? कट ऑफ नहीं रैंक, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। बिकॉज और ये स्लोगन एक बच्चे से ही आया था, एक अर्नव स्टूडेंट था, मेरा बहुत मुझे याद आ रहा है, आई थिंक यूट्यूब पर मैंने नया शुरू किया था तब पढ़ाना। तो अर्नव के मार्क्स बहुत कम थे रिटन में, राइट, और 12th अवेयरिंग स्टूडेंट था और उसका JL नहीं आ पाया था, लिस्ट में नाम बहुत नीचे था, तो मैं बहुत दुखी हुआ था उसके लिए, बिकॉज उसका बच्चा बहुत प्यारा था। तो वही से स्लोगन निकाला था कि कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। अगर इसने रैंक के लिए पढ़ाई की होती तो आज इसका ऐसा ना होता। और हालांकि बाद में एक थोड़ा भगवान मेहरबान हो गए और कुछ लोग छोड़ दिए, फिर उसका नाम बाद में आ गया 2nd 3rd लिस्ट में जी, तो ज्वाइनिंग कर लिया था। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसका अब तो हो गया, पूरा हो गया शायद, आई गेस, है ना। अभी तो वहीं पे आराम से अकेडमी में, है ना, डगवासला में। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं SSB के बारे में। तो यार SSB के लिए अभी जैसे इन लोगों के पास 5-6 महीने हैं, तो SSB की प्रिपरेशन अगर मान लो इनको कुछ करनी हो, कितनी देर देना चाहिए इनको डेली का, और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, अगर तुम वो बता सको इन लोग को। सर पहले तो जो बच्चा रिटन की तैयारी कर रहा है उसको 90% ऑफ द टाइम तो रिटन पे देना चाहिए। पहला स्टेप ही वही है। एंड फिर जो 20% टाइम बचता है, आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज हो गई, और फिजिकल फिटनेस। आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डेफिनेटली एक लार्ज एक्सटेंट में इम्प्रूव कर सकती हैं। सो अगर बंदा 2 घंटे, 1.5 आवर, 3 घंटे, मतलब समवेयर अराउंड दिस अगर बंदा दे रहा है, सुबह भाई थोड़ा आधा घंटा रनिंग कर ली, आधा घंटा अपना भाई 15-20 मिनट, आधा घंटा प्रशांत धवन या फर्स्ट पोस्ट पलकी शर्मा से करंट अफेयर देखा, परफेक्ट। अपना फिर 15 मिनट थोड़ी इंग्लिश बोल ली, अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया इंग्लिश बोलते हुए, आई थिंक मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं, फिर आपकी SSB के डेट्स आएंगे, थोड़ा और टाइम मिलेगा। सो आई थिंक दैट इज़ एम्पल टाइम जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। इवन मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा, तुमने अभी मिला था, तुम अभी ऑफलाइन बच्चों से मिले थे, तो मैंने वहाँ पे यही शुरू कर दिया कि पर डे बच्चा हमारा 2-3 काम फिक्स कर रहा है। पहला काम, उसको प्रशांत धवन देखना मैंडेटरी है। करियर हाँ, मैंने कहा दैट इज योर ब्रेकफास्ट टाइम। आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो तो आप उसको लगा के देखो, आप कोई उल्टी सीधी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसे, जब प्रशांत धवन देखना ही है, मैंडेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप रोज़ एक वीडियो बनाओगे, छोटे से टॉपिक, कोई भी टॉपिक बनाओ, और मैं आपको जज भी नहीं कर रहा, आप मुझे वीडियो बना के भेजोगे रोज़, ये आपको हैबिट में बनाना है। तो आज आप कैसा भी बना रहे हो वीडियो, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज, आपके इंप्रूवमेंट होना वेरी नेचुरल है ना। आप खुद देख पा रहे हो आप कैसे साउंड कर रहे हो, कितना फ्लुएंसी आ रही है। तीसरी चीज़ ये बोलता हूँ मैं कि भाई अगर आपने
आधे घंटे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके इतनी स्पेस भी है तो आप पुशअप्स कर लो, अब बेसिक जो एक्सरसाइज होती है वार्म अप करने वाली है वो कर ली। अगर बेटा आप कहीं भी रहते हो ना, आप किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो बेटा ये मैथ जुगाड़ से प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं वो अनफिल्टर्ड एडवाइस देता हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, इररिस्पेक्टिव आप कोचिंग कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, जो भी है बेटा ये तीनों काम ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वीडियो भी खुद बना सकते हो, आप करंट अफेयर जो प्रशांत धवन से वो भी देख सकते हो और फिजिकल भी कर सकते हो। ये तीनों काम आप घर बैठे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मैं करवा लेता हूँ, मुझे मालूम है डर के मारे करेंगे भाई, बच्चे तो होते ही मक्कार है तो उनसे डर के मारे कर लेते हैं, आप उसको घर में भी कर सकते हो ये भी। अच्छा, अब एसएसबी का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे की पर्सनालिटी नेचुरली अच्छी है, वो कॉन्फिडेंट है, उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सोशलाइजेशन हो गई, या फिर उसकी अपब्रिंगिंग बड़ी अच्छी है, सो आई वुड से आप डेफिनेटली बिना कोचिंग के भी एसएसबी क्लियर कर सकते हो। बट अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, अगर आपका पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपकी ट्रू, अगर आपके पास इतना पैसा है तो डेफिनेटली आप कोचिंग को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल। बिल्कुल। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग प्लीज समझो, बिकॉज इस वक्त ना एक अलग सी भीड़ चली है कि सबको एसएसबी कोचिंग करनी, करो कोई मसला नहीं है, बट कोचिंग से लेना क्या है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 21 डेज 15 डेज में कोई आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकता, आपको वहाँ से सिर्फ टास्क अवेयरनेस लेनी है कि अगर ये टेस्ट होता है तो होता कैसे, क्या होता है ना, वो वहाँ पे अगर टैट वैट एसआरटी एसडी ये है, ये होती कैसा, एक क्वेश्चन होता क्या है, जीटीओ होता क्या है, कैसे होता है, बाकी इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। सिर्फ आप अपने आप को जितना बेहतर जानोगे उतनी ही चीज़ें कर पाओगे। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, अगर ये अपनी पर्सनैलिटी पे काम ना करता, आप मुझे बताओ, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करोगे तो कोई भी दुनिया की एसएसबी कोचिंग आपको रिकमेंड नहीं कर सकते। नो सर, दैट्स योर पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड। आप लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देख देख के इतना बढ़ गया है तो ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, इट्स अबाउट यू वर्सेस यू। जितना आप अपने आप को अच्छे से कर सकते हो, 3 फैक्टर बताए मैंने, इन पर ही काम करके ये देखो आज बच्चा बैठा हुआ है, इतना लेवल पे काम करके आ चुका है, ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब एक जैसे वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे वो तुम्हारे चश्मे को देख रहे होंगे, तो जो एक डाउट आता है वो डाउट क्या आता है और फिर उसका क्या है आंसर, आप ही बताओ। मेरे इनफैक्ट दोस्तों ने पूछा हुआ है कि अभी तेरे चश्मे हैं तो मेडिकल का क्या सीन है रिकमेंडेशन के बाद। सो इन टर्म्स ऑफ आर्मी अगर मैं बात करूँ तो आर्मी में आपके 2.5 तक चश्मे चलते हैं, तो मेरी 1.75 है, तो आई एम प्रीटी सेफ, तो मैं मेडिकल्स में आर्मी फिट हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नेवी अनफिट हूँ क्योंकि नेवी में 0.5 तक चलता है, एंड देन एयरफोर्स में तो 6/6 चाहिए। सो ये है सीन मेडिकल्स का। यस ओके, अब मैं भाई साहब अगले 2-3 मिनट जो है बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज बहुत इमोशनल मोमेंट आने वाला है मेरे लिए भी और इसके लिए भी। ज़रा सबको, एनडीए की जितनी पब्लिक देख रही है, जो भी बच्चा यहाँ देख रहा है वीडियो, इसको वो मोमेंट शेयर करो जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है एक समय का, वो बताओ पूरा। तो एक्चुअली मेरे पास बीबीआर सर का नंबर था नहीं, सर ने क्लास में दिया था लेकिन उस टाइम मैंने ऑनलाइन लाइव क्लास दी नहीं थी, तो मेरे पास सर का नंबर नहीं था। एंड नाउ द थिंग वॉज, उस टाइम मेरा 3rd अटेम्प्ट चल रहा था जो मैंने क्लियर करा था पहली बार, पर मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। एंड द थिंग वॉज कि मेरी दादी की एंजियोप्लास्टी हुई थी एंड दादी की हार्ट में उनका थोड़ा ब्लडी लीक होने लग गया था, तो हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड इट वाज अ हार्ड टाइम। सो द डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि भाई व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट, तो थोड़ा वो हार्ड टाइम चल रहा था। सो मेरे फादर ने ऐसी MJS की जो मेल होती है उनको मेल लिखी एंड सेड कि भाई अगर बीबीआर सर को ये बहुत अच्छे से मानता है, देखता है, सो इफ़ ही कुड जस्ट टॉक। बट मेरे फादर ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो मेल बीबीआर सर ही पढ़ लेंगे, तो अगर तुम्हें भी भाई बात करनी है सर को मेल कर देना। तो भाई देखो ऐसा है ना कि अभी भी बहुत बच्चों को गलतफहमी होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कोचिंग नहीं है, ये फैमिली है। एक होता है गूगल जहाँ पे आप डालो तो जनरल आंसर मिलता है, और एक होता है चैट जीपीटी जहाँ कस्टमाइज होता है, ये कस्टमाइज जगह है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं जुगाड़ से MJS इस प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह मैं ही पढ़ाता हूँ मैथ्स। कई लोग को लगता है मैं नहीं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, है नंबर 2। कई लोग को लगता है कि यार ये अप्रोचेबल नहीं होंगे, है ना भाई, ये ऑनलाइन वाला बच्चा है, ये अप्रोचेबल कर सकता है, तो तुम अगर ऑफलाइन आओगे तो कैसे अप्रोचेबल नहीं होगा। ये वो एकेडमी नहीं है जहाँ अप्रोचेबल कैसे मिले मयंक सर से पता नहीं, मयंक सर एक मर्सरी से आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, अगर आप ऑफलाइन रहते हो ऑनलाइन रहते हो कैसे भी, ठीक है। मैं तो उनमें से हूँ जो अपने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड रखता हूँ कि वो दे कैन टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद मी, कुछ भी बात कर सकते हैं अपनी किसी भी बात की, चाहे वो पाई जुड़ी हुई ना भी हो, और मैं आई एम रेडी टू लिसन, है ना। हाँ, ये है कि थोड़ा से बैरियर लगाने पड़ते हैं, बिकॉज फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर बच्चों से बात ही करते रह जाऊंगा। तो यार जैसे अभी आप लोग बताया इसने कि इनके पापा का जब मेल आया, तो मैं चाहे मेल हो चाहे कोई भी हो, मैं सबसे पहले मैं खुद चेक करता हूँ हर चीज़। एक्सीडेंटली उस दिन मैंने चेक कर लिया मेल, है ना।
और मैंने चेक किया, पापा का मैसेज देखा और नीचे नंबर दिया हुआ था। आई टुक 10 to 20 सेकेंड्स ओनली। हमने कहा अरे अगर एक बच्चे को ये है, पापा ने सीधे लिखा था कि बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, बच्चा आपको बहुत मानता है, और अभी बिकॉज एग्जाम के लिए वो पूरा प्रिपेयर्ड है, बट थोड़ा सा अभी इमोशनली चीज़ें इशू हो गया बिकॉज घर में ऐसा हो गया है, इफ़ अगर आप बात कर सकें तो मतलब बहुत सही होगा। मैंने कहा वाई नॉट भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा। तुरंत नंबर लिया, तुरंत मिलाया, और इसको बताया भी नहीं कि पापा के नंबर मिला था, कुछ नहीं बताया मैंने इसको। हमने हाँ भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, मैं मयंक बोल रहा हूँ, ये सरप्राइज मयंक सर का फोन आ गया वाकई में। तो बात किया और वहाँ पे तो देखो लाइफ में हाइज और लोज आता है ना, बट ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, ये हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आता। अगर वो मोमेंट ना हुआ होता तो नंबर ही ना मिल पाता, फिर हम लोग की बात उतनी ना हो पाई होती और ऐसा बॉन्ड ना बन पाया होता, और आज यहाँ पे होते ना, है ना। तो बेटा एवरीथिंग हैपेंस, है ना, और आपके लाइफ में बहुत लोग ऐसे आएंगे। ओपन रहो और प्लीज़ अंडरस्टैंड, MGS में मैं फुली एक्टिव रहता हूँ, चाहे पढ़ाना हो, चाहे बच्चों से बात करनी हो, या कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज रेडी। ओके, एक और चीज़ें डिस्कस करनी है। कई बार बच्चों को ये होता है कि ये मिथ है मार्केट में कि डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चे ही डिफेंस में आते हैं, जिनके पापा आर्मी एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं है, जो राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल से नहीं है, जो सैनिक स्कूल से नहीं है, वो फौज में नहीं आता। इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली ट्रू। मैं खुद ना RMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल कहीं से नहीं हूँ। मैं ग्रेस अकेडमी का हूँ, प्राइवेट स्कूल है, एंड मेरे फादर भी बैंक्स में। एंड सर आई एम अ टोटल सिविलियन, और मैं रिकमेंड हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे बैच से 15 बच्चे रिकमेंड हुए हैं, और उसमें से एक ही बंदा था जिसके फादर आर्मी में थे, और बाकी उसके फादर आर्मी ऑफिसर थे। सो बाकी वी ऑल वर सिविलियंस। तो ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली मैटर ये करता है कि आपका हार्डवर्क कितना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड नॉट कि भाई आपके फादर क्या करता है। ये बात दिमाग में डाल लो। और आज के बाद ना तुम्हें कोई कहता है, देखो तुम्हें लाइफ में मैं बहुत देखा हूँ बच्चों को कि बुली करते हैं लोग कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज सो एंड सो कारण है, तुम्हारी पर्सनैलिटी वीक है, तुम ये हो, तुम वो हो। भाई कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तू अपने ऊपर काम कर, सही से मेहनत कर, तेरा भी हो जाएगा। आज ये बैठा है, कल तू बैठेगा यहाँ पे। इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जैसे अभी बात मिथ की आ रही है, SSB के मिथ की आ रही है, तो एक मिथ और होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सी होनी चाहिए, या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का तो होते नहीं है। तो ये मैंने तो देखा ही है। तुम इनमें से किसी भी बात से एग्री करते हो? सर आई डोंट थिंक मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली एक पर्सनैलिटी में क्या होता है, कुछ चीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी, कुछ आपकी एवरेज होगी, कुछ चीज़ आपकी थोड़ी बिलो एवरेज होगी। आई थिंक अगर आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर ली, सो आई थिंक उतना ही चाहिए। आप हर चीज़ में हाई नहीं हो सकते, आप हर चीज़ में एकदम टॉप टियर नहीं हो सकते। और उन्हें चाहिए भी वही ना, एग्जैक्टली एक एवरेज। उनके जैसे एक डायलॉग कहा था कि डिफेंस में एक लाइन कही जाती है कि हमारे पास एक जूता है, अगर आपका पैर उससे छोटा है तो हम आपको नहीं लेंगे, पर अगर आपका पैर उससे बड़ा है तब भी आपको नहीं लेंगे। फिट इन होना चाहिए। तो आप हर चीज़ आप होनी चाहिए। आपको ये नहीं होना, आप नर्ड नहीं हो सकते कि आपको सिर्फ एक चीज़ आती है दूसरी नहीं आती। नहीं, आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी एक ऐसी हो कि आप कर सको। भाई आपको फौज भी जाना है, आप JEE के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में यार मेरी एक ओपिनियन और निकल के आती है। लोग कहते हैं इंग्लिश सर नहीं आती। ये जिसकी जॉब लगती है ना जर्मनी में, फ्रांस में, उसे एक नई लैंग्वेज सीखनी होती है 3 मंथ्स के अंदर, और वो लोग सीख लेते हैं। और यहाँ इंग्लिश वाले जो बच्चे बोलते हैं इंग्लिश दिक्कत आ रही है, 50% तुम्हें आती है ऑलरेडी, तो तुम्हें नहीं सीख रहे, इट्स योर चॉइस। पर ऐसा नहीं है तुम सीख सकते नहीं हो। और ये मत करो कि हिंदी में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, नहीं होता। तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और तुम सीख सकते हो अगर तुम चाहते हो। एग्री? बिल्कुल। ओके, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स, टीचर्स, इनके सिवा तुम्हारे इस सक्सेस में तुम किसका कंट्रीब्यूशन पाते हो? आई वुड से पेरेंट्स और टीचर्स के बाद फ्रेंड्स आते हैं मेरे, वेदर इट इज़ ओशिन, अर्नव हो गया, जायद हो गया, थापा हो गया, याकूब हो गया। कितनी बार वो मुझे बुलाते थे भाई टर्फ पे फुटबॉल खेलने आ जा, वो मुझे बुलाते थे होली में आ जा, पर मैं नहीं जा पाता था क्योंकि मैं कभी तैयारी कर रहा होता था, SSB की कोचिंग होती थी कभी। सो दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। थोड़ा कभी कभी मजाक भी बनाते थे, अरे यार आने वाला दोस्तों के साथ नहीं आ रहा। तो दोस्त है ना, फिर दोस्त भी ज्वाइन कौन करेगा, हक है उनका। भाई तुम्हारे भी दोस्त हो तो कमेंट बता देना। दोस्त की अहमियत बहुत ज़्यादा लाइफ में होनी चाहिए। अभी जैसे मैं आज, बिकॉज ये हमारे अभी ऑफलाइन आया था, तो इनके पापा से मेरी मुलाकात हुई, और लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा बस चले ना तो मैं उनका भी इंटरव्यू ले लूँ, पर नहीं लूँगा ऑब्वियसली, वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बट मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी क्या ओपिनियन है, मतलब इस पूरी जर्नी में कैसे देखते हो पापा का रोल, और वो बताओ प्लीज़। आई थिंक नॉट ओनली माई फादर, मैं मदर के बारे में बात करूँ, दोनों पेरेंट्स का आई थिंक बहुत बड़ा रोल है, वेदर दे लाइक टू एक्सेप्ट इट और नॉट। आई थिंक बात ये है कि पेरेंट्स शेप करते हैं आपको मोल्ड करते हैं। जो चीज़ अभी मैं हूँ आई थिंक उनकी वजह से ही हूँ मैं।
एंड स्पेसिफिकली पर्सनैलिटी पे उनका बहुत बड़ा रोल है। जब बच्चा छोटे से देखता है कि मेरे माँ बाप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, शाम को या सुबह रनिंग जा रहे हैं, वॉकिंग जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, सो आई थिंक तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ यार यही सही वे है लाइफ का। वो आपको डिसिप्लिन दिखता है आपको उनके अंदर। घर की तुम्हारा रूटीन क्या था? तो मेरे फादर का अगर मैं बात करूँ तो हाँ। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हमने अभी डॉग भी दे रखा है, फिर वो घुमाने जाते हैं, फिर उसके बाद वो साइकिलिंग जाते हैं, उसके बाद अपनी जॉब करते हैं, फिर वो एक्सरसाइज भी करते हैं। मेरी मदर भी सुबह उठ जाती हैं 4:30, उसके बाद वो पूरा घर में काम करती हैं सारा, उसके बाद वो अपनी योगा और वॉक करती हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो घर से वो अपब्रिंगिंग जो होती है वो दिख जाती है आपको। सो डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के सक्सेस में। Not only तो सब मैं यही बोलता हूँ बच्चे कि अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, या पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी समझिए कि आप अपने बच्चे को पैसा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, ओके, पर इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी है टाइम दीजिए। बिकॉज वैल्यू सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा तो मामला दिक्कत होगा भविष्य में, और पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट। जैसे अभी इनका अगर अभी पापा से मैंने बात किया तो बहुत एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन कि अगर सुबह उठना है तो उठना है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है, और एक रूटीन है, इसको फॉलो कर रहे हैं। आज जिस समय जिनजी और इंस्टाग्राम पे रील देखने में बिजी है, वहीं ऐसे बच्चे भी हैं जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और आज अभी इस वीडियो में मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हद तक हो पाए अपने आप को करिए। परफेक्ट फिट नहीं हो सकते और होने की ज़रूरत भी नहीं है, पर जितना हो पाए उतना बेटर है। आई थिंक सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला इंस्टाग्राम का। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2 साल से इंस्टाग्राम बंद करा हुआ है अपना। मैंने 2 साल से इंस्टाग्राम नहीं खोला। नहीं, इंस्टाग्राम चला ही नहीं 2 साल। नहीं, हुआ क्या कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट हो रहा था एनडीए का, एनडीए टू 2023, उस टाइम मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ था। सो उस टाइम मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अगर मैं सोशल मीडिया स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम बहुत एडिक्टिव है, अच्छा ऐप है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन एडिक्टिव है। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि मैं इंस्टाग्राम चलाता रहूँगा तो नहीं होने वाला। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। मेरा ये था जब तक रिकमेंड नहीं होता तब तक नहीं खोलूँगा। उसके बाद आदत ही पड़ गई, अभी भी नहीं खोला मैंने। नाइस, 2 साल हो गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बट आई थिंक कि डेफिनेटली एक इंसान को सोशली एक्टिव रहना चाहिए, बट नॉट वर्चुअली, फिजिकली। दोस्तों से मिलो, बातें करो, घूमो, मस्ती करो, एट द सेम टाइम पढ़ाई करो। पर अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, आपको टाइम कम निकलता है। वो बहुत एडिक्टिव है। आप एक रील देखोगे, पहले वो रील देखते हो आप जो आपको पसंद होती है, और कुछ देर के बाद आप जो रील देखते हो वो आपको पसंद होती है। तो आप समझो, अगर वैसे तो मुझे मालूम है तुम में से 99% नहीं कर पाओगे, पर मेरे भाई अगर 1% भी कर सकते हो ना, अगर आज बंदा रिकमेंडेड हुआ है तो इसने, मैंने कहा ना, इवन हेवन डिमांड्स डेथ। आपको कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ चीज़ें तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेगी। भाई इस भाई ने 2 साल इंस्टाग्राम को हाथ नहीं लगाया, रिकमेंडेशन के बाद ही अभी भी हाथ नहीं लगाया बिकॉज अब मन नहीं करता, वो नहीं करते, हैबिट ही नहीं ना साल के अंदर। फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है ना पहले। वो मेरे फेयरवेल हुआ क्लास 12th में, मुझे लगा कि अरे यार लोग डाल रहे होंगे, थोड़ा ख़राब लगता है कि यार बाकी बच्चे तो 12th ख़त्म हुई, दोस्त घूमने जा रहे हैं, मैं वापस रिटर्न की तैयारी। मेरा 1 अप्रैल को आखिरी पेपर था 12th का, वहाँ 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को, हाँ, एनडी 124, और वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। ख़राब लगा क्योंकि मैंने उस टाइम में पढ़ाई करे जा रहा था। बट आई थिंक वही चीज़ें होती हैं कि मुझे इतना रिग्रेट नहीं था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मुझे बेस्ट दिया मैंने, मुझे रिग्रेट नहीं था ये कि भाई मैंने अपना 100% नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था मैंने अपना बेस्ट दिया है, सो आई डिडंट रिग्रेट इट। ये डिसीजन है यार, डिसीजन है। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते ना तो आपको मिलेगा नहीं। इस वक्त एक चीज़ और बोलूँगा, आज के समय में क्वालिफाई करना अगर आसान है, अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखो, सब बिजी है इंस्टाग्राम पे, आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल चेंजेस करने हैं और लिटरली आपको मज़ा भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात ये, आज के समय में जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है वो अलग अलग प्रकार की नई नई बीमारियों से जा रहा है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये वो फलाना दिमाग का नए नए नाम आ चुके हैं बीमारियों के। ओके, अच्छा, जो बच्चे अभी एमजीएस को जानते नहीं हैं तो उनको तुम क्या रिकमेंड करोगे एनडीए के लिए? एमजीएस क्या कैसे करोगे? तो जो बोल रहे हैं वो बोलो, फ्री हो। भाई सबसे पहली बात तो टीचर्स के बारे में। मैथ्स के लिए बीवीआर सर परफेक्ट, शॉर्ट ट्रिक, बेसिक्स सब समझने आपको समझा देंगे। इंग्लिश के लिए कमाइनी मैम तुषार सर है यहाँ पे, एकदम सेक्सी जैसे बोलते हैं ना, पढ़ाते हैं जो, तो सारे टीचर बेस्ट। प्रशांत सर हो गए बायोलॉजी के, फिज़िक्स के, विनीत सर हो गए फिज़िक्स के लिए। उसके बाद बाबू भैया हो गए। बाबू भैया लिटरली मतलब किंग, वो मतलब सब कुछ पढ़ाते हैं, उनको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ाते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब सारे टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि आप इंडल्ज जाओगे एकदम पढ़ाई में। आपका एक बॉन्ड बन जाता है टीचर के साथ कि यार मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पढ़ूंगा। सो आई थिंक दैट इज़ इट, एंड बिल्कुल एमजीएस इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर इंडिया। तो बच्चों यही रहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों मन में आता है कि
चैनल का नाम है मैथ्स जुगाड़ से। तो क्या वाकई में एनडीए मैथ्स में पेपर में जुगाड़ लगता है, और क्या क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाए हुए, उस पर क्या होगा? अगर मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 60 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से आई वुड से अराउंड 20 मैंने 15 से 20 सेकंड में जुगाड़ से कर दिए थे। पर आई थिंक मैं पहले 2 अटेम्प्ट में गलती क्या करता था, जब मैंने आपसे कोचिंग करी थी, मैंने ये गलती करी थी कि मैं जुगाड़ थ्योरी रट के चला गया। अच्छा जुगाड़ है, फॉर्मूला रट के चले गए, पेपर में तब लग ही नहीं रहा। नहीं लग पाएगा। तो द थिंग इज़ कि आपको PYQs का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि जुगाड़ लगाना कहाँ है, और वो पता तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो इवेंचुअली जब आप अच्छे हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, जुगाड़ लगेगा, सो यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। सो जब आपको वो समझ आ जाएगा सब हो तो जाएगा। भाई प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। अपने आप जुगाड़ दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा डिक्टेटिव क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, इस पे क्या कहना है? सर वो तो अभी जब पेपर हुआ है उसके बाद आपकी वीडियो आ जाती है, देख लेना जाके। अच्छा लगा यार, काफ़ी अच्छा लगा। आदित्य काफ़ी सारे इंसाइट डिस्कस किए, और तुम लोगों के साथ तो बहुत कम डिस्कस हो पाया ऑन द कैमरा, और ऑफ द कैमरा उन्होंने काफ़ी बातें करी है। आई होप आपको भी काफ़ी अच्छा सीखने को मिला होगा आदित्य से। बाकी कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो, और बाकी ये है कि बेस्ट लक मैं चाहता हूँ आप लोग सब इसको दे दें, बिकॉज जेल अब बस है, अब जाने वाला है, तो एक जो बचे हुए दिन है वो अच्छे से एंजॉय करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो आदित्य खुद रिप्लाई कर दे जब तक वो यहाँ पे है ना। सो थैंक यू सो मच आदित्य, एंड यस अच्छा लगे वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।